डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम एक नए टॉपिक नस्ट समीकरण, जिसको हम नस्ट इक्वेशन के बारे में हम क्या करेंगे, विचार करेंगे। एक्चुअली क्या है, इससे पहले हमने ये देखा कि सपोज के लिए यदि कोई इलेक्ट्रोड है और उस इलेक्ट्रोड को हमने उसी के लवण के विलयन में, यदि हम इस लवण का विलयन 1m लेते हैं, मतलब मोलर सोल्यूशन है उसका, और टेम्परेचर यहाँ पे जो है 298 केल्विन हम ले लेते हैं, तो इस कंडीशन में यदि हम इस इलेक्ट्रोड को उसके लवण के विलयन में डुबाते हैं, तो उस समय जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको प्राप्त होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल है या इलेक्ट्रोड विभव है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव, उस इलेक्ट्रोड विभव को हम क्या कहेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। मानक इलेक्ट्रोड विभव हम इसको कहेंगे। क्या कहेंगे? मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव हम इसको कह देते हैं। अब यदि यहाँ पर ऑप्शन की क्रिया हो रही हो तो वह मानक इलेक्ट्रोड विभव तो होगा, मानक ऑप्शन इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा। और यदि ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही हो तो हो जाएगा आपका मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा। ये कंडीशन तब है कि जब लवण के विलयन का सांद्रण जो है 1m है और जो टेम्परेचर है वो मानक कंडीशन में, कहने का 298 केल्विन या रूम टेम्परेचर जिसको हम कहते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। अब सपोज के लिए हम ये चाहें किसी भी टेम्परेचर पर, एनी टेम्परेचर कोई भी हो, एनी टेम्परेचर कोई भी टेम्परेचर हो, और इस सॉल्यूशन का कोई भी कंसंट्रेशन हो, एनी कंसंट्रेशन, कहने का मतलब है हमारा जो यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन ले रखा है उसका कोई भी कंसंट्रेशन हो, वो 1m नहीं है, मोलर कंसंट्रेशन नहीं है, उसका 1 मोल इसमें घुला नहीं है, और कोई भी टेम्परेचर हम ले लेते हैं, तो उस समय हम यदि इस इलेक्ट्रोड को इस अर्ध सेल में डुबाते हैं तो उस समय भी उसका क्या होगा, कोई इलेक्ट्रोड विभव होगा। उस इलेक्ट्रोड विभव की गणना हम नस्ट समीकरण के द्वारा कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर, हिंदी में लिखना चाहें हम, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर सांद्रण और ताप का प्रभाव भी हम इसको कह सकते हैं। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर, इलेक्ट्रोड विभव पर सांद्रण और ताप का क्या प्रभाव होगा, इसको हम दूसरे शब्दों में नस्ट समीकरण को यूं कह सकते हैं। अब सपोज के लिए हमारे पास कोई सेल यही है, हमने इसको इसमें डिप किया, तो सपोज के लिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड विभव तो होगा। सपोज यहाँ पर जो प्रक्रिया हो रही है वो अपचयन की हो रही है, क्योंकि हम अपचयन को ही जो है कंसिडर करते हैं आईपीएसी के अनुसार, तो मैं इसलिए एक अपचयन अभिक्रिया को ले लेता हूँ। सपोज के लिए कोई इलेक्ट्रोड है Mn प्लस Ne इज गोइंग टू चेंज M सॉलिड। मतलब ये रिएक्शन कह रहा है कि कोई Mn आयन है, वह N इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके M सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। Mn या एक्वा कह सकता हूँ इसको, Mn एक्वा माने बिलियन में, एक्वा का मतलब बिलियन में ये आयन है और N इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके M सॉलिड बना देता है। कहने का मतलब एक प्रकार की अपचयन अभिक्रिया है। तो अपचयन अभिक्रिया को ही मैंने यहाँ पे लिया है, क्योंकि अपचयन अभिक्रिया को ही हम आईपीएसी के अनुसार कंसिडर करते हैं। तो इसके लिए जो है, यदि हम यहाँ पर ई सेल माने यहाँ पर इस सेल माने एक सेल अभिक्रिया है, तो इसके लिए हम यदि रिएक्शन लिख देते हैं, तो नस्ट महोदय ने एक रिएक्शन दी, ई सेल इज इक्वल टू, या ई सेल से बेहतर है हम कहें ई किसका, Mn/m। कहने का मतलब
इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए कि जिसमें Mn जो है M सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है उसके लिए, इसलिए E Mn/M इसका जो है E और इसका हो जाएगा E0 Mn/M। उसी सेल अभिक्रिया का या उसी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये क्या इलेक्ट्रोड विभव है, माइनस NF/RT/ln, और इसके लिए हम देते हैं M solid/Mn aqua। मैंने इस प्रकार की एक रिएक्शन दी उन्होंने महोदय ने कि किसी भी टेम्परेचर और किसी भी कंसंट्रेशन पर यदि हम जो है किसी सेल के इलेक्ट्रोड विभव को हम कंसिडर करना चाहें तो ई सेल या इस इलेक्ट्रोड, इस निकाय के लिए Mn/M इजिकल टू E0 Mn/M, मैंने हम इसको यू भी कह सकते हैं, E इजिकल टू E0 भी लिख सकते हैं। Mn का मतलब Mn M में जा रहा है इसलिए Mn ये परसेंट किया गया यहाँ पे, माइनस NF/RT ln M solid अपॉन Mn aqua। ऐसे हम ये इन्होंने एक इक्वेशन दी। अब इसको हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E Mn/M इजिकल टू E0 Mn/M माइनस, अब किसी भी सॉलिड का जो कंसंट्रेशन होता है उसको हम यहाँ पे एक मान लेते हैं, एक यूनिट है ये, इसलिए हम इसको मान लेते हैं यहाँ पे NF/RT ln, और M सॉलिड का मान एक मानक मान लेंगे, हम एक मान लेंगे, तो ये M सॉलिड की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये हो जाएगा आपका Mn aqua, ये हो जाएगा। हम इसको फिर ऐसा भी लिख सकते हैं E Mn/M इजिकल टू E0 Mn/M माइनस, अब हम यदि इस ln को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो उस कंडीशन में सपोज के लिए मैंने हमें नीचे वाली लाइन को यहाँ पे मैं इसको और एक्सटेंड कर देता हूँ, यहाँ पे दिख नहीं रही है, ये हो जाएगा आपका E Mn/M इजिकल टू E0 Mn/M माइनस, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, लॉग में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, लॉग में हम कन्वर्ट कर देते हैं इसको, लॉग टू दी बेस 10 में कन्वर्ट करता हूँ मैं इस कंडीशन में, माना तो मैं इसको log 10 लिखूंगा तो उस कंडीशन में इसको ये 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2.303 इंटू NF, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये RT/NF होना चाहिए, सॉरी मिस्टेक होगी, ये जो इक्वेशन है ये होना चाहिए RT/NF, ऐसा होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, RT/NF NF, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका RT/NF और उस कंडीशन में अब ln किस में कन्वर्ट हो जाएगा, log टू दी बेस 10 में कन्वर्ट हो गया, और ये हो जाएगा आपका 1/Mn प्लस एक्वा, ये हो गया। अब यदि हम क्या करें, यदि हम टेम्परेचर को, ये तो किसी भी टेम्परेचर पर हो गया है, किसी भी टेम्परेचर पर T चाहे यहाँ पे कोई भी टेम्परेचर ले लेते हैं हम, उस टेम्परेचर पर ये वैल्यू होगी E इजिकल टू E0 माइनस 2.303 RT/NF n log टू द बेस 10 1/Mn एक्वा। अब सपोज के लिए माना हम फिर इसको, इस रिएक्शन को हम रूम टेम्परेचर पर देखना चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कहने का 25 डिग्री सेंटीग्रेड एट रूम टेम्परेचर पर, या इसमें हम केल्विन में बदल दें इसको तो 273 जोड़ देंगे तो 298 केल्विन हो जाएगा। तो 298 केल्विन पर ये रिएक्शन को हम फिर देखेंगे तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो हम T की वैल्यू क्या लिख देंगे, 298 वो कर देंगे, T इक्वल टू 298 हम यहाँ पे फिल कर देंगे। जो गैस कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हम यहाँ पर 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल हम लिख लेंगे। और जो यहाँ पे F है फैराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू जो होती है F की वैल्यू 96,000
500, मोटे मोटे इसको मान लगभग हम इसको लिख लेते हैं 96,500 कूलम। इन वैल्यूज को इसमें पुट कर देते हैं इस समीकरण में। तो हम एक फिर गेट करते हैं, एक नया इक्वेशन गेट हो जाता है, ई एम एन प्लस ऑब्लिक एम माइनस ई जीरो एम एन ऑब्लिक एम माइनस, अब हम 2.303 इंटू आर 8.314 इंटू 298 अपॉन n इंटू 96,500 एंड log टू द बेस 10 1 अपॉन mn प्लस एक्वा। ये हमने लिख दिया। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ई एम एन ऑब्लिक एम इज इक्वल टू होना चाहिए, सॉरी, इज इक्वल टू ई जीरो एम एन ऑब्लिक एम माइनस, यदि हम इसको कैलकुलेशन कर देते हैं इतने पोर्शन को, ये वाला पोर्शन यदि हम क्या करें कैलकुलेट करें, तो इस पोर्शन की जो कैलकुलेशन हम कर लेते हैं तो ये वैल्यू आती है हमारी 0.0591। कैलकुलेशन यदि हम कर लेते हैं अपॉन n log टू द बेस 10 एंड 1 अपॉन mn प्लस एक्वा। तो इस प्रकार से हमने ये गेट कर लिया एक रिलेशन। इस प्रकार की अवचयन अभिक्रिया, इस प्रकार की इलेक्ट्रोड अभिक्रिया, जो कि किस प्रकार की इलेक्ट्रोड अभिक्रिया के लिए mn प्लस एक्वा प्लस एनी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके m सॉलिड में जा रही थी, उसके लिए हमने एक प्रकार की नष्ट इक्वेशन इस प्रकार से प्राप्त कर ली है, ई एम एन ऑब्लिक एम इज इक्वल टू ई जीरो एम एन ऑब्लिक एम माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 10 1 अपॉन एम एन एक्वा। जहां पर एम एन एक्वा क्या है, जो धनायन है यहाँ पर उसकी सांद्रता है, उसकी सांद्रता, और एन यहाँ पर इस निकाय में जो इलेक्ट्रॉन, सॉरी, जो ये अपचयन अभिक्रिया है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पर पार्टिसिपेट जैसे हो रहा है, यहाँ पे एन इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए एन आया। तो एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कि जो सिस्टम है या निकाय है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब इसी रिएक्शन को यदि हम जो है यदि हम गैल्वेनिक सेल पर अप्लाई करना चाहें तो गैल्वेनिक सेल के लिए रिएक्शन हो जाएगी नॉस्ट इक्वेशन। गैल्वेनिक सेल हमको इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं, गैल्वेनिक सेल जिंक सॉलिड प्लस Cu2 plus aqua is going to change Zn2 plus aqua and plus Cu solid। ये जो है हमारा क्या है गैल्वेनिक सेल के लिए इक्वेशन है। और इसको यदि हम इस रिएक्शन को या इस इक्वेशन को हम किस पर गैल्वेनिक सेल पर लागू करना चाहें तो इसके लिए हो जाएगा आपका E सीधे सीधे E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन, अब इस कंडीशन में n की वैल्यू यहाँ पे जिंक जो है Zn2 में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, और Cu2 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Cu सॉलिड में जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 2, n की वैल्यू हो जाएगी 2, और ये हो जाएगा आपका log टू द बेस 10। अब इस कंडीशन में यदि कोई सेल रिएक्शन है, ये तो एक हाफ रिएक्शन के लिए था, तो सेल रिएक्शन के लिए हम ई सेल कह सकते हैं हम इसको। ई सेल इज इक्वल टू, या ई सेल को log 10 और हम यहाँ पे लिख देंगे कंसंट्रेशन Zn log 10 कंसंट्रेशन Zn2 एक्वा अब इनटू Cu सॉलिड हुआ, लेकिन सॉलिड का हम कंसीडर एक ही होता है इसलिए हम सॉलिड का हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, अपॉन सॉलिड का हम यहाँ फिर नहीं लिखेंगे, मतलब प्रोडक्ट हमारे पास है Zn2 प्लस एक्वा प्लस Cu सॉलिड है, तो हम सॉलिड का नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे क्योंकि सॉलिड का 1 होता है, इसलिए यहाँ पे जिंक सॉलिड का छोड़ देंगे, यहाँ पे क्या किसका लिखेंगे अपॉन Cu2 प्लस एक्वा। तो इसके लिए जो है ये इक्वेशन हो जाएगी गैल्वेनिक सेल के लिए कि ई सेल इज इक्वल टू ई जीरो सेल, ई जीरो या ई नोड सेल कहेंगे हम यहाँ पे,
ई नॉट सेल माइनस 0.05 अपॉन 2 लॉग ये हो जाएगा Zn2 प्लस एक्वा अपॉन Cu2 प्लस एक्वा। ये होगा गैल्वेनिक सेल के लिए। अब इन जनरल कोई इस प्रकार का सेल है कि जिसमें सपोज के लिए इस प्रकार का इन जनरल कोई सेल है, सपोज के लिए ए प्लस बी इज गोइंग टू चेंज सी प्लस डी इस प्रकार का कोई सेल है, तो इसके लिए हमारा जो गैल्वेनिक सेल रिएक्शन हो जाएगा दैट विल बी ऐसा सिस्टम या ऐसा सेल जिसमें किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है, उसके लिए हो जाएगा हमारा E इज इक्वल टू ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन, अब यहाँ पे n लिख लेंगे हम, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा log टू दी बेस 10। अब एक्टिव मास ऑफ C, मतलब ये हम यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन लगा देते हैं या द्रव्यनुपाती क्रिया का नियम लगा देते हैं, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो ये C और D है, जिसके कि C के C मोल और D के D मोल भाग ले रहे हैं, और हमारे जो रिएक्टेंट है A और B है जिसके कि A और B मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक्टिव मास ऑफ C टू द पावर C इंटू एक्टिव मास ऑफ D टू द पावर D अपॉन एक्टिव मास ऑफ A टू द पावर A इंटू एक्टिव मास ऑफ B टू द पावर B। इस प्रकार से हम इस रिएक्शन को यहाँ पर इसके लिए लिख सकते हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई जीरो सेल, ऐसा सेल जिसमें इस प्रकार की अभिक्रिया हो रही हो, और n की वैल्यू डिपेंड करेगी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स में जो है कितने इलेक्ट्रॉन जो है त्यागे जा रहे हैं या कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम इसको रिएक्शन इसको लिख सकते हैं। और यदि हम इसको चाहें इतनी वैल्यू को हम जो KCB कह सकते हैं। कोई रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन है, उस रिएक्शन के जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो एक्टिव मासेस का जो अनुपात होता है, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट एंड अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम KCB कह सकते हैं। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई जीरो सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग टू दी बेस 10, एंड इसको हम इतने को हम क्या कह सकते हैं, KCB कह सकते हैं। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया। अब सपोज के लिए हम अब इसके नेक्स्ट इक्वेशन के द्वारा हम एक कंडीशन लेते हैं कि जब सेल क्या हो, साम्य की स्थिति में हो। जो सेल है, सेल में जो कंसंट्रेशन है, वो कंसंट्रेशन है वो क्या है, जिंक आयन या जो इलेक्ट्रोड सेल हैं, उन इलेक्ट्रोड अर्ध सेलों में जो कंसंट्रेशन है वो साम्य की स्थिति में जब है, तो साम्य की स्थिति में इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर हम देखते हैं। सपोज कि हमारे पास गैल्वेनिक सेल है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वा साम्य की स्थिति में, साम्य की स्थिति में हम देखते हैं Cu2 एक्वा इज गोइंग टू चेंज Zn2 प्लस एक्वा एंड प्लस Cu सॉलिड। इस कंडीशन में इस सेल के लिए यदि हम क्या करना चाहें, यदि हम क्या करते हैं, यदि हम इसको साफ साफ लिख देते हैं, जिंक सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वा इज गोइंग टू चेंज Zn2 प्लस एक्वा एंड प्लस Cu सॉलिड। इसके लिए यदि हम क्या कर देते हैं, यदि हम नेक्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, तो नेक्स्ट इक्वेशन हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई जीरो सेल माइनस, इसके लिए फाइनल रिएक्शन लिख रहा हूं मैं 0.0591 अपॉन n लॉग टू द बेस 10 एक्टिव मास ऑफ जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे हमारे पास जिंक और Cu है, तो Cu का मान 1 हो जाएगा, इसमें हम लिखेंगे नहीं। तो एक्टिव मास ऑफ Zn2 एक्वा n अपॉन एक्टिव मास ऑफ इधर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में जिंक सॉलिड को लिखेंगे नहीं, सारे इसको लिखेंगे Cu2 एक्वा। ये हो गया हमारे पास। तो ये रिएक्शन हमारी होगी। अब होता है क्या है कि सपोज के लिए जो हमने आपको बताया था गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, हमने 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, उन 2 इलेक्ट्रोडों में हम साल्ट ब्रिज से जोड़ देते हैं और उन इलेक्ट्रोडों को हम वोल्ट मीटर से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जो है इधर ये जिंक रॉड है, ये जिंक सल्फेट सोल्यूशन है,
इधर जो है ये कॉपर रॉड है, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। तो होता क्या है, और ये साल्ट ब्रिज है आपका। होता क्या है कि जैसे हम इस सिस्टम को शुरू करते हैं, बनाते हैं, तो होता क्या है कि यहाँ से जिंक आयन, यहाँ पे जिंक आयन की अधिकता हो जाती है, क्योंकि जिंक जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा, Zn सॉलिड इंटू Zn2 एक्वा आयन प्लस 2e, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और जिंक आयन की अधिकता यहाँ पे हो जाएगी, मतलब जिंक आयन यहाँ बढ़ गई। और इधर जो है जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो कॉपर आयन थे Cu2 एक्वा, मतलब बिलियन में जो कॉपर आयन थे, इन्होंने जो है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया, 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जो जिंक ने त्यागे थे, और ये बना देते हैं आपका कॉपर सॉलिड। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि लेफ्ट हैंड साइड में माने एनोड जो होता है, एनोड में जिंक आयनों की सांद्रता बढ़ती है, और कैथोड में जो है CO आयनों की सांद्रता कम हो जाती है। तो और जब ऐसा होता है तो थोड़ी देर बाद जो है क्या होने लगता है कि कुछ समय के बाद जब ये कंसंट्रेशन जो है दोनों अर्ध सेलों में जो है चेंज होने लगता है, परिवर्तित होने लगता है, तो धीरे धीरे क्या होने लगता है, क्योंकि यहाँ जिंक आयन बढ़ रहे हैं, यहाँ कॉपर आयन घट रहे हैं, यहाँ जिंक आयन बढ़ रहे हैं, तो यहाँ जो है सल्फेट आयन बढ़ रहे हैं, कहने का मतलब कॉपर आयन कम हो रहे हैं। और धीरे धीरे क्या होता है कि सेल में जो ये रीडिंग है भी जो है यहाँ पे वोल्ट मीटर जो है यहाँ पर करंट या वोल्टेज को बहुत कम कर देता है, और धीरे धीरे इसमें करंट बहना क्या हो जाता है। और जब जिंक आयनों जिस रेट से जिंक आयन यहाँ आ रहे हैं, कॉपर आयन यूज हो रहे हैं, जब उनकी सांद्रता बराबर हो जाती है, कहने का ना कंसंट्रेशन जो सेल है उनमें सांद्रता बराबर होने लगती है, कंसंट्रेशन सेल में जो सांद्रता बराबर होने लगती है तो एक साम्य की स्थिति आ जाती है। और उस कंडीशन में जो यहाँ पर जो दोनों इलेक्ट्रोड विभवों का जो अंतर होता है, माने जो ई सेल दिखाया जाएगा वह या सेल विभव होगा, जो सेल विभव जो है क्योंकि ई सेल होता है हमारा AR माइनस EL, तो वो शून्य हो जाएगा। माने जो ई सेल है, ई सेल दोनों इलेक्ट्रोड विभवों का अंतर होता है, तो जब इनकी कंसंट्रेशन समान हो जाएंगी, स्थिर हो जाएंगी दोनों में, तो उस कंडीशन में ई सेल का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं साम्य की स्थिति में, एट इक्विलिब्रियम की स्थिति में क्या हो जाएगा, इसका मान शून्य हो जाएगा। तो ई सेल का मान शून्य, सेल विभव का मान 0 हो गया, तो ये हो गया आपका E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log to the base 10 and Zn2 एक्वा अपॉन Cu2 प्लस एक्वा, ये हो जाएगा। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, E0 सेल इज इक्वल टू, E0 सेल को हम इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 में से माइनस होगा, 0 माइनस n माइनस की वैल्यू है तो ये प्लस हो जाएगा। कहने का ना E0 सेल बराबर हो जाएगा, बराबर मैंने 0 से इधर लाएंगे तो E0 सेल बराबर हो जाएगा आपका 0.0591 अपॉन n log to the base 10 एक्टिव मास ऑफ Zn2 एक्वा अपॉन एक्टिव मास ऑफ Cu2 एक्वा, ये हो जाएगा इस कंडीशन में। अब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो E0 सेल है, E0 सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n और log टू द बेस 10, और हम इतने वैल्यू को हम जो है Kc भी लिख सकते हैं गैल्वेनिक सेल के केस में, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो इसको हम Kc भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका Kc। तो ये वैल्यू हमने गेट कर ली, E0 सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log टू द बेस 10 Kc, जहां पर क्या है E0 सेल क्या है, मानक आपका जो मानक जो है स्टैंडर्ड कंडीशन में जो आपका सेल विभव है जो है स्टैंडर्ड E0 सेल मानक सेल विभव जिसको हम कहेंगे यहाँ पे, और ये बराबर हो जाएगा, और Kc जो है यहाँ पे साम्य स्थिरांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साम्य स्थिरांक हो जाएगा। यदि हम यहाँ पर अब हमारे पास n
कोई यदि हम कोई सेल है उसमें हम n देख लेते हैं, E0 सेल माने ये मान, ये तो हमको पता लग ही जाता है सेल से। तो यदि इसमें से ये मान हमको दिया गया हो तो हम इस केसी की गणना कर सकते हैं। तो यहाँ से हम केसी निकाल सकते हैं। यहीं से हम केसी यदि हम निकालना चाहें तो ये हो जाएगा आपका केसी बराबर आपका हो जाएगा, इसमें इसकी ब्रज गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका हो जाएगा 0.0591 इंटू ये ऊपर है log टू द बेस 10 केसी बराबर n इंटू E0 सेल, ऐसा भी लिख सकते हैं। या केसी बराबर हम यहाँ पे लिखेंगे log टू द बेस 10 केसी बराबर ये हो जाएगा आपका n E0 सेल अपॉन 0.0591 ये हो जाएगा। तो log केसी की वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं। n इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, E0 की वैल्यू हम सेल से निकाल लेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन में, अपॉन या E0 का मान दे रखा होगा अपॉन 0.0591। अब केसी बराबर, अब ये तो log केसी की वैल्यू आई, और केसी बराबर जो होता है, केसी बराबर जितना इसको वो करके कैलकुलेट करके आएगा और उसका वैल्यू सपोज के लिए वैल्यू जो है हमारी x के बराबर आती है, तो केसी बराबर हो जाएगा एंटी लॉग x। तब आपको लॉग एंटी लॉग लगाना हम बाद में बताएंगे। तो सपोज ये गुणा करके x के बराबर है तो एंटी लॉग ऑफ x हो जाएगा केसी बराबर। अब यहाँ पर हमने इसको इस ढंग से भी निकाला क्योंकि जो वैल्यू हमारे पास आई यहाँ पर ये वाली ये कैसे आई होगी, हमने जब इसको इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये गेन की ये वैल्यू हम गेन होगी E0 सेल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF log टू द बेस 10 KC। हमारे पास एक फॉर्मूला ये भी आ जाता है, इससे बीच में से ये फॉर्मूला आ गया E0 सेल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF log टू द बेस 10 KC। यदि हम इसमें क्या कर दें, R की वैल्यू को डिराइव रख दें, गैस कांस्टेंट की वैल्यू T 298 कर देते हैं, F फैराडे कांस्टेंट कर देते हैं, तो इसी से हमको ये प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब इसी से ये हमको प्राप्त हुआ है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि पहले ये रिएक्शन है बाद में ही है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, आप पहले इसको भी लिख सकते हैं। तो कहने का एक फॉर्मूला हमारे ये भी बन जाता है। एक तो ये तो इन जनरल हो गया, E0 सेल बराबर सॉल्व करके 298 डिग्री पर ये टेम्परेचर है, 25 डिग्री पर रिएक्शन है, और किसी टेम्परेचर पर है, कोई अन्य टेम्परेचर है तो उस कंडीशन में आप करते हैं E0 सेल बराबर 2.303 RT की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं अपॉन NF n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्विंग इन द सेल रिएक्शन, और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू रख देंगे तो उस कंडीशन। लेकिन यदि आपका एट रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा है या 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया हो रही है तो आपका ये रिएक्शन हो जाएगा E0 सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log टू द बेस 10 KC। तो ये हमारे पास दो रिलेशन इस समीकरण से आते हैं। अब जो है हम जो है इसी से जो है नष्ट समीकरण से हम जो है कोई सेल है उस सेल की गिब्स ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है गिब्स ऊर्जा। हम ये फॉर्मूला हमारा भी काम आएगा यहीं पर, अगले उसमें काम आने वाला हमारे फॉर्मूला E0 सेल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF log टू द बेस 10 KC। ये भी हमारे काम आएगा, भी इसमें आने वाला है। अब क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इसी में नेक्स्ट इक्वेशन से जो हम नेक्स्ट इक्वेशन का उपयोग भी हम कह सकते हैं। हम जो कोई सेल है उस सेल की गिब्स ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। कोई सेल है उस सेल की गिब्स एनर्जी या गिब्स ऊर्जा की गणना भी हम कर सकते हैं। किसी सेल की गिब्स ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। होता क्या है, जो सेल है उस सेल में रिडॉक्स रिएक्शन होती है, और रिडॉक्स रिएक्शन की जो रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप उसमें जो केमिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल सकते हैं। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उस सेल में इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी माने जो विद्युत ऊर्जा है वह कुछ विद्युतीय कार्य कर सकती है। कैसे कार्य? विद्युतीय कार्य माने इलेक्ट्रिकल वर्क जिसको हम कहते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क भी वो कर सकती है जिसको हम कहते हैं वैद्युत
कार्य करने में जो है सेल कुछ वैद्युतीय कार्य कर सकते हैं, मतलब सेल के द्वारा हम जो है कुछ वैद्युतीय कार्य कर सकते हैं। तो जो कोई सेल है तो सेल के द्वारा जो वैद्युतीय कार्य किया गया है, जो वर्क है, वर्क डन इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल टाइप का है, वैद्युतीय वर्क है, वो इक्वल टू हो जाता है आपका ईएमएफ ऑफ द सेल, ये हो जाता है आपका ईएमएफ ऑफ द सेल, सेल का ईएमएफ इनटू जो इसको हम कहते हैं चार्ज फ्लो इन द, या चार्ज हम कह सकते हैं, चार्ज कहेंगे, या यहाँ पर हम कहें क्वांटिटी, और कहेंगे हम जो है क्वांटिटी ऑफ, क्वांटिटी होती है क्वांटिटी ऑफ, या इसको हम सीधे सीधे लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रिसिटी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम इसको कह सकते हैं। मतलब जो वर्क डन होगा सेल का, इलेक्ट्रिकल वर्क डन बराबर हो जाता है ईएमएफ ऑफ द सेल गुणा गया क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। अब जो क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ पर, ये डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल है, ये इलेक्ट्रिकल बराबर हो जाएगा ईएमएफ ऑफ द सेल इनटू जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो सेल में फ्लो हो रही है उसका मान यहाँ पर हम लिख सकते हैं एन एफ इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि यदि 1 मोल इलेक्ट्रॉन सेल में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उस कंडीशन में उसका 1 फैराडे होता है। यदि n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो n मोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसमें प्रवाहित होगी। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इन सेल ये हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं इसको मैं NF लिख दिया, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू मैंने NF लिख दी। या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, W इज इक्वल टू NFE, ये भी लिख दिया मैंने, जहाँ पर ईएमएफ ऑफ द सेल के हैं या सेल विभव का एक ही बात है। तो NFE, तो एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है, मैंने वर्क डन। अब होता क्या है कि जब जो है सेल काम करता है तो उस कंडीशन में, क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस का मतलब अब स्वतः अपवर्तित विक्रिया, स्वतः विक्रिया हो रही है, तो उस कंडीशन में होता क्या है कि जब सेल कार्य कर रहा है तो उसकी गिब्स ऊर्जा में कमी होती है, या सेल के द्वारा किया गया कार्य जो है गिब्स ऊर्जा के बराबर होता है। W बराबर गिब्स ऊर्जा के बराबर हो गया। लेकिन यदि कोई स्पॉन्टेनियस सिस्टम है तो, या क्योंकि सेल काम कर रहा है तो उस सिस्टम की ऊर्जा में कमी होगी, या हम यहाँ पे यूं कहते हैं -W कह सकते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जो स्पॉन्टेनियस सिस्टम होते हैं उसकी गिब्स ऊर्जा में कमी होती है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं G हो गया, तो G बराबर हो गया आपका -G के बराबर होता है, मतलब वर्क डन, या उसकी ऊर्जा में कमी होती है, या -W कह दो बराबर G हो जाएगा, या ऐसा लिख दो उसकी ऊर्जा में कमी होती है तो -W बराबर G, या G बराबर -W, और G बराबर, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख लेंगे W की, तो ये हो जाएगा -N इंटू F इंटू E। तो पहला फॉर्मूला हमारे पास आ गया G इज इक्वल टू, या गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन है तो डेल्टा G कहेंगे हम, डेल्टा G इज इक्वल टू N इंटू F इंटू E। अब स्टैंडर्ड कंडीशन में कहने का मतलब है, स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या हो जाएगा, डेल्टा G स्टैंडर्ड इज इक्वल टू -N इंटू F इंटू E नोट। ये स्टैंडर्ड कंडीशन में हो गया। समीकरण 1 ये हो गया और समीकरण 2 हो गया। अब इस समीकरण नंबर 2 में सपोज के लिए हम E0 का मान, जो मैं पहले बताया था, इससे पहले मान रख देते हैं, E0 सेल का मान रख देते हैं। तो ये आपका जो है N इंटू F E सेल हो गया, और ये भी आपका सेल है। तो E0 सेल का मान इस समीकरण से यदि रख देते हैं तो डेल्टा G0 इज इक्वल टू -N इंटू F इंटू E0 सेल का मान होता है आपका 2.303 RT अपॉन NF log टू दी बेस 10 Kc, ये हो गया। तो NF से NF कैंसिल हो गया। नाउ वी गेट डेल्टा G0 इज इक्वल टू, या डेल्टा G स्टैंडर्ड इज इक्वल टू -2.303 RT
log to the base 10 kc। तो ये फॉर्मूला हमने गेट कर लिया। कहने का मतलब हम जो गिब्स ऊर्जा है वह गिब्स ऊर्जा किसके बराबर होती है, जो गिब्स ऊर्जा है वो पहला फॉर्मूला है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन इंटू एफ इंटू सेल, जहां पर एन इलेक्ट्रॉन की संख्या है, एफ फेराडे कांस्टेंट, और ई जीरो ई सेल जो है सेल का सेल भी वो हम ले लेंगे। स्टैंडर्ड कंडीशन में डेल्टा डी जीरो बराबर माइनस एन एफ फॉर्मूला हो गया कि ई जीरो आ जाएगा स्टैंडर्ड कंडीशन में, और एक फॉर्मूला हो जाता है डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT लॉग टू द बेस 10 kc। अब इस फॉर्मूले को हम तब लगाएंगे खाली जब ई सेल दिया गया हो, और इस फॉर्मूले को हम तब लगाएंगे जब स्टैंडर्ड कंडीशन में हो, तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, और ये वाला फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब जो है केसी भी हमको गिवन हो, तो उस कंडीशन में इसको हम लगाएंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो है ये जो है गिब्स ऊर्जा, सेल की गिब्स ऊर्जा हम इस प्रकार से नोट कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सेल द्वारा जो किया गया कार्य है गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। कहने का मतलब तो सेल द्वारा डब्ल्यू बराबर माइनस जी भी हम यहाँ पे कह सकते हैं, माने रिजल्ट एक ही है, या सेल कार्य कर रहा है तो उसकी ऊर्जा में कमी आएगी, या सेल द्वारा किया गया कार्य गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर होता है, डब्ल्यू बराबर माइनस जी। तो इस प्रकार से हम इसको ये फॉर्मूला हम ज्ञान कर लेते हैं। तो इतना वीडियो बड़ी हो रही है, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे हमारा टॉपिक भी खत्म हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि इसको ये इस प्रकार से आप इस पर कैलकुलेशन यदि न्यूमेरिकल वगैरह भी कर सकते हैं, न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं, यदि वैल्यूज को पुट कर देते हैं तो आई थिंक इनफ है। इन वैल्यूज को आप देख लेंगे और वैल्यूज को पुट कर देंगे, आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट। थैंक यू।